स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर SAR का जो रिटन एग्ज़ाम है वह 4 जून को होना है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वह सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो सतीश धवन स्पेस सेंटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो पेपर है वह 12 फरवरी 2017 को हुआ था। आज हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखिए इसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें 60 क्वेश्चन आए थे और 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। लेकिन इस बार का जो पेपर है वह आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है और क्वेश्चन कितने आएंगे, उम्मीद है 60 क्वेश्चंस ही आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 18-8 स्टील में क्रोमियम का परसेंटेज कितना होता है। क्लियर है। तो जो आपका 18 और 8 का रेशियो होता है, इसमें आपका 18% क्रोमियम और 8% आपका निकिल होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्रोमियम का परसेंटेज कितना है, तो क्रोमियम आपका 18% हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है केस हार्डनिंग क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि केस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को हार्ड करते हैं। क्लियर है। तो बट सरफेस को जो हम लोग हार्ड करते हैं वह किस तरीके से करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है डन टू गेट ए सॉफ्ट डक्टाइल इंटीरियर विद ए वेरी हार्ड सरफेस। दूसरा ऑप्शन दिया है डन टू गेट हार्ड डक्टाइल इंटीरियर विद ए वेरी हार्ड सरफेस। और तीसरा ऑप्शन दिया है फॉलोड बाय टेम्परिंग। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ एबव। तो इसमें जो आपकी केस हार्डनिंग होती है वह किसके लिए होती है, डन टू गेट सॉफ्ट डक्टाइल इंटीरियर विद ए वेरी हार्ड सरफेस। इसका मतलब हिंदी में पहला कुछ ऑप्शन दे रहा है मृदु तन्य आंतरिक तथा अति कठोर सतह पाने के लिए आपका केस हार्डनिंग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन स्पर गियर द प्रोफाइल एज, जो आपका स्पर गियर होता है उसकी प्रोफाइल कैसी होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो आपका स्पर गियर होता है वह स्पर गियर 2 पैरेलल शाफ्टों के लिए यूज होता है और स्पर गियर में जो टीथ कटे होते हैं वह शाफ्ट के पैरेलल कटे होते हैं। तो इसमें जो स्पर गियर के प्रोफाइल होती है वह फेस और फ्लैंक पर क्या होती है, कर्व एक बनाती है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा देख रहे होंगे कर्व फॉर्मिंग फेस एंड फ्लैंक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी किस पर डिपेंड करती है। कार्नोट चक्री की दक्षता किस के प्रकार में होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है उसकी इफिशियंसी बराबर क्या होता है, 1 - T2/T1 फार्मूला होता है, जहाँ पे T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर है। T1 आपका हाई टेम्परेचर है और T2 आपका लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो इफिशियंसी है वह किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली टेम्परेचर के फंक्शन पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो आपकी इफिशियंसी चेंज होगी। तो इसका मतलब हमारा जो कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी है वह किस पे डिपेंड करेगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेंज पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन दी डीजल साइकिल। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज लेस देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन दे रहा है थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू दैट ऑफ डीजल साइकिल। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो की बात की जाए तो उस केस में जो आपका ऑटो साइकिल होता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, डीजल की तुलना में। बाकी सभी केस में आपका डीजल साइकिल की इफिशियंसी ऑटो साइकिल से ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ए कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म कैम इज ए। तो जो आपका कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म होता है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ये आपकी कैम होती है और इसी पे इस तरीके से फॉलोअर अटैच होता है।
जब आपका कैम रोटेट होता है तभी फॉलोअर आपका रेसिप्रोकेटिंग या कोई दूसरा मोशन करता है। तो कैम आपका क्या है, फॉलोअर के लिए एक ड्राइवर की तरीके है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट T एंड बेंडिंग मोमेंट M, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है √m² प्लस t², दूसरा ऑप्शन दे रहा है √m² प्लस 4t², थर्ड ऑप्शन दे रहा है √4m² प्लस t², और लास्ट ऑप्शन दे रहा है 1/2 ब्रैकेट में m प्लस √m² प्लस t²। तो इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्क के लिए लगभग सेम फार्मूला होता है, और ये घुमा घुमा के क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो पहले मैं बता दूं, जो आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है वह आपका 1/2 ब्रैकेट में m प्लस √m² प्लस t² होता है। और अगर बात करें इक्विवेलेंट टॉर्क की, इक्विवेलेंट टॉर्क, तो वह आपका होता है √m² प्लस t²। क्लियर है? अगर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो 1/2 ब्रैकेट में m प्लस √m² प्लस t², और इक्विवेलेंट अगर टॉर्क पूछा जाए तो हमारा इक्विवेलेंट टॉर्क होता है √m² प्लस t²। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है इन ए सॉलिड सॉफ्ट स्ट्रेस एट द सेंटर एज। कोई हमारे पास एक सॉलिड शाफ्ट है और उसमें स्ट्रेस की वैल्यू सेंटर पर कितनी होती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि जो स्ट्रेस होता है वो किसी भी सॉफ्ट के लिए, शाफ्ट जो आपकी सॉलिड होती है उसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग ये सेंटर मान लें ऐसे, और जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? तो सेंटर पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वह 0 होती है, और इसकी परिधि पर जैसे जैसे सेंटर से परिधि की ओर जाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू का मान बढ़ता जाएगा। तो पूछ रहा है द स्ट्रेस एट द सेंटर, तो स्ट्रेस पर सेंटर पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कीज आर जनरली मेड ऑफ। जो आपकी की होती है वह कौन से मटेरियल की बनी होती है। तो जो की होती है वह जनरली माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन डिजाइनिंग ए सॉफ्ट हब एंड की फॉर ए सिस्टम वीकेस्ट मेंबर टेकन इज। जो आपका असेंबली होती है शाफ्ट की और हब की, उसमें से सबसे वीक किसको रखा जाता है। तो बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए यह एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर हमें एक हब लगाना है इस तरीके से। क्लियर है? अगर हम शाफ्ट और हब का मटेरियल मान लीजिए हार्ड है, और इन दोनों की तुलना में की को हमने और हार्ड बना दिया, ठीक, तो जो पावर का ट्रांसमिशन होगा, तो पावर के ट्रांसमिशन के दौरान की पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो की का मटेरियल है वह शाफ्ट और हब के मटेरियल से हार्ड है। बट अगर हम, तो इसमें लॉस किस में होगा, मतलब इफेक्ट किस पे आएगा, या तो शाफ्ट खराब होगी हमारी या तो फिर हब खराब होगा। तो उस केस में शाफ्ट और हब अगर ख़राब हो जाता है तो हमारा लॉस ज़्यादा होता है, उसमें हमें मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा आती है, रिपेयर करने में इनको महंगा पड़ता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट और हब से वीक की को बना देते हैं। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी उससे हमारी कम स्ट्रेंथ की हम लोग क्या करते हैं, की का सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कोण थीटा पर पड़ने वाले दो बल P एवं Q का परिणाम क्या होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज। तो आप लोग जानते होंगे यह जो फार्मूला है यह समांतर चतुर्भुज के नियम का है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो इसमें जो फार्मूला होता है रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट R = √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos
अगर दोनों बलों के बीच का एंगल अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा दिया है तो एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो यह है, देख रहे होंगे, यह हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, बी। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, जो आपका 1 किलोग्राम फोर्स है वह किसके बराबर होता है। तो आप लोग जानते होंगे जो 1 kg फोर्स होता है वह किसके बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है इसरो में, जो कि 2017 में पेपर हुआ था। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि पेपर हमारा किस लेवल का होगा। आप संस्था पे मत जाइए कि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है इसरो, इसका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आईआईटी का, जो आप लोग अगर आईआईटी का एग्ज़ाम दिए होंगे 2019 में जो हुआ था, उससे बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है 16 न्यूटन बल द्वारा 64 न्यूटन मीटर आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो आघूर्ण आर्म कितना होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यह एक बॉडी है, इस बॉडी पर 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है। तो इसके द्वारा ये मान लीजिए L लेंथ है, इसके द्वारा जो मोमेंट उत्पन्न हो रहा है वह कितना है, 64 है। क्लियर। तो 64 न्यूटन मीटर। तो पूछ रहा है इस आर्म की लेंथ कितनी होगी। तो आप लोग जानते हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स आपको दिया है 16, लेंथ आपको निकालनी है, मोमेंट की वैल्यू दी है 64। जब आपको इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार कटे जाएगा, 4 बार। तो हमारी लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हेनेवर ए मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज। आप लोग जानते होंगे कि यह जो स्टेटमेंट दिया है ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है। और हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेकेंड, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स। मतलब एक पदार्थ की आघात शक्ति उसके क्या डिपेंड, मतलब क्या इंडिकेट करती है। तो जो कोई भी मटेरियल होता है उसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है वह आपकी टफनेस को इंडिकेट करती है, वह कितना टफ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पॉइजन रेशियो 0.25 वाले मटेरियल के लिए दृढ़ता मापांक तथा प्रत्यास्थता मापांक का अनुपात कितना होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है म्यू बराबर 0.25 और पूछा गया है जी और ई का रेशियो पूछा गया है। क्लियर। तो आप लोग जानते होंगे कि ई बराबर होता क्या है, 2g 1 प्लस म्यू। यह फार्मूला होता है, रिलेशन होता है। यहाँ पर हम ई जी को इस साइड ले आए तो क्या आ जाएगा, ई अपॉन जी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू की वैल्यू रख देते हैं 0.25। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.25। और जब आप लोग 1.25 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। यह आपका ई अपॉन जी का रेशियो आया। बट पूछा गया जी बाई ई का रेशियो। तो जी बाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बाई जी इज इक्वल टू आ गया 2.5। बट हमसे पूछा गया है जी बाई ई, तो ये कितना आ जाएगा 1/2.5। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट लगा लेंगे, एक जीरो आ जाएगा। तो 10/25 फिर भी नहीं आएगा। तो ये हमारे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 0.4। क्लियर है। 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फॉर मिनिमम वर्क इन कंप्रेसर ऑपरेटिंग बिटवीन लिमिट्स P1 एंड P3 द इंटरकूलर P2 इज गिवन बाय। ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें हम लोग चाहते हैं कि कंप्रेसर को हम मिनिमम वर्क दें।
तो मिनिमम वर्क देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंटरकूलिंग करते हैं, और इंटरकूलिंग करने के साथ साथ हम लोग उसमें क्या करते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं। बट आइसोथर्मल कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं। तो वही पूछ रहा है जो इंटरकूलर P2 है उसका कि वह किसके इक्वल होगा। तो आप लोग कंप्रेसर में पढ़े होंगे, जो इंटरकूलर का प्रेशर होता है वह किसके बराबर होता है, P1 इंटू P3 के रूट के बराबर होता है। मीन्स P2 इज इक्वल टू P1 इंटू P3 की पावर 1/2 के इक्वल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 इंटू P3 के अंदर में रूट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है व्हाट इज़ दी प्रोपल्सिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो कोई भी आपका रॉकेट होता है उसकी प्रोपल्सिव एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो जो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी होती है वह क्या होती है, थ्रस्ट पावर टू प्रोपल्सिव पावर। क्लियर है, मतलब किसी भी रॉकेट की जो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी होती है वह किसके बराबर होती है, थ्रस्ट पावर टू प्रोपल्सिव पावर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ थ्रस्ट पावर एंड प्रोपल्सिव पावर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा SI इंजन कौन सा है। ठीक है, विच वन इज SI इंजन। तो आप लोग जानते होंगे SI इंजन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, स्पार्क इग्निशन इंजन, या इसी को हम लोग ऑटो साइकिल भी कहते हैं। और ऑटो साइकिल में आपका पेट्रोल यूज होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पेट्रोल। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द फ्लो थ्रू ए नोजल इज रिगार्डेड एज। क्लियर है, जब कोई भी हमारा फ्लो नोजल से होता है तो वहाँ पर कैसा फ्लो होता है, तो नोजल पर जो फ्लो होता है वह कैसा होता है, एडियाबैटिक फ्लो होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एडियाबैटिक फ्लो। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 100% RH में 3 लक्षण WBT डाई बल्ब टेम्परेचर, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर एंड DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे होते हैं। तो जो आपकी 100% RH वाली जो लाइन होती है वहाँ पर यह तीनों इक्वल होते हैं, यह आपकी 100% RH वाली लाइन है। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, तो यहाँ पर DBT WBT एंड DPT तीनों इक्वल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इक्वल। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेड बिटवीन द इंजन एंड गियर बॉक्स। मतलब एक ऑटोमोबाइल में इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्या लगा होता है। क्लियर, तो आप लोग जानते होंगे कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में हमारा क्या लगा होता है, क्लच लगा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्लच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्वालिटी में बी डिफाइंड एज। जो क्वालिटी होती है उसको हम लोग किस तरीके से परिभाषित करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फिटनेस फॉर परपज, दूसरा ऑप्शन दिया है डिग्री ऑफ प्रिफरेंस एंड एक्सीलेंस, और तीसरा ऑप्शन दिया है कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ देम। तो हमारा पर्पज क्या होता है कि हम क्वालिटी में जो क्वालिटी की डेफिनेशन होती है उसको हम लोग किस तरीके से चाहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, वह इंडस्ट्री चाहती है कि हमारी जो क्वालिटी है वह पर्पज मेंटेन रहे, उसका डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस वो भी हमारा मेंटेन रहे, फॉलो करें, और तीसरा है कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, उसको भी हमारा फॉलो करे, जो स्पेसिफिकेशन है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाउंडर ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी इज। क्लियर है, तो जो आपका माइक्रो मोशन स्टडी है वह आपका गिलब्रेथ ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, गिलब्रेथ। क्लियर है, और एक दो पॉइंट और बता दूं, जो आपकी टाइम स्टडी है, टाइम स्टडी को आप ये दिया था FW ट्रेलर ने दिया था, टाइम स्टडी को FW ट्रेलर ने दिया था। और जो आपकी सैलरी सिस्टम है, वेतन प्रणाली को आपका HL गेंट ने दिया था, वेतन प्रणाली को HL गेंट ने दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है PERT/CPM R। क्लियर है, तो जो आपका
पर्ट या CPM होता है, ये कौन सी टेक्निक पर आधारित है? ये आपकी नेटवर्क टेक्निक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नेटवर्क टेक्निक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द रिवेट ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू। क्लियर है? ये हमारा मान लीजिए कोई एक रिवेट जॉइंट है, ऐसे यहाँ पर कोई एक हमने रिवेट लगा दी इस तरीके से। तो यह रिवेट आपका किस तरीके से, मतलब कौन सा स्ट्रेस उस पर लग रहा होगा अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे टेंसाइल फोर्स लगा दें, तो रिवेट में आपका कौन सा फोर्स लगेगा? पहली बात तो इसमें एक शियर फोर्स भी लगेगा। दूसरी बात इसमें टेंशन फोर्स भी लग रहा है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होगा। और ये रिवेट आपकी बेंड भी होना चाहेगी, तो इसलिए इसमें तीनों टाइप के स्ट्रेस लगेंगे। अगर ज़्यादातर पूछा जाए तो इसमें रिवेट में कौन सा स्ट्रेस होगा? शियर स्ट्रेस। बट यहाँ पर तीनों स्ट्रेस लगेंगे, इसलिए इसको ऑल ऑफ दीज के नाम से कहेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्टैंड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट तक उसको खींचें तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो किसी भी मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक खींचने पर जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है वह आपकी स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 है ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड। आप लोग जानते होंगे अगर किसी भी बीम में दो से अधिक सपोर्ट है तो वह बीम आपकी कॉन्टिन्यूअस बीम कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बीम। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। क्लियर है? यह आपकी एक कैंटिलीवर बीम हो गई। इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैंटिलीवर बीम के एंड पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट है? 0 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर इज। क्लियर? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पॉइंट पर W लोड लगा है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वह कैसा बनेगा? क्लियर? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा। और यह डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर यह जो डायग्राम बन रहा है यह समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्लियर? इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। तो इसलिए अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पॉइंट पर W लोड लगा है तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वह कैसा बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द हाइट ऑफ चिमनी इन ए स्टीम पावर प्लांट इज गवर्नड बाय। एक वाष्प पावर संयंत्र में चिमनी की ऊंचाई किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्लियर है? तो आप लोग जानते होंगे कि चिमनी का मेन जो पर्पज होता है वह ड्राट उत्पन्न करना है। तो जो चिमनी की हाइट है वह किस पे डिपेंड करेगी? यह डिपेंड करेगी ड्रॉट टू बी प्रोड्यूस। क्लियर है? हमारा कितना ड्रॉट उत्पन्न करना है उसके आधार पर हमारी चिमनी की हाइट डिपेंड करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ड्रॉट टू बी प्रोड्यूस। क्लियर है? तीसरा 33 क्वेश्चन दे रहा है ए पेल्टन व्हील इज एन। जो आपकी पेल्टन व्हील है वह कैसी हुई टरबाइन है? एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन, और चौथा ऑप्शन दिया है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। क्लियर है? तो जो आपकी पेल्टन टरबाइन होती है, पेल्टन व्हील होती है, वह आपकी इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 34 दे रहा है रेशियो ऑफ
शाफ्ट पावर टू ब्रेक पावर इज कॉल्ड। तो जो आपका शाफ्ट पावर SP अपॉन ब्रेक पावर है, इसका जो रेशियो है यह आपका मैकेनिकल इफ़िशियंसी के बराबर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, मैकेनिकल इफ़िशियंसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो आप लोग जानते होंगे एक हॉर्स पावर जो होता है यह 746 वाट के इक्वल होता है, बट यहाँ पर 746 दिया नहीं गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 735 वाट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। सतह पर सकल दाब के अनुप्रयोग का बिंदु क्या कहलाता है। क्लियर है। तो वह पॉइंट जहाँ पर एक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वह पॉइंट आपका सेंटर ऑफ प्रेशर के नाम से जाना जाता है, दाब केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन ए सरफेस विल ऑलवेज एक्ट। क्लियर। तो आप लोग जानते होंगे यदि कोई बॉडी किसी लिक्विड में डूबी हुई है, ठीक, तो उस लिक्विड के द्वारा सरफेस पर जो फोर्स लगाया जाएगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। क्लियर है। आप लोग देख रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है इसरो का। तो अब लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द सिंबल O रिप्रेजेंट्स। ठीक, तो जो आपका सिंबल O होता है वह आपका कॉन्सेंट्रिसिटी को प्रदर्शित करता है, मतलब संकेंद्रिता को प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इम्पल्स हीट ट्रांसफर एट द रेट ऑफ। तो जो 1 टन प्रशीतन किस दर से ऊष्मा अंतरण को बताता है, तो जो आपका 1 टन होता है, 1 टन यह आपका 3.5 किलोवाट के बराबर होता है, बट यहाँ पर वह ऑप्शन दिया नहीं गया। तो यह जो हमारा 1 टन होता है यह हमारा 210 किलो जूल प्रति मिनट के भी बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क सप्लाइड इज कॉल्ड। ठीक, तो जो ये पूछ रहा है जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू हीट सप्लाई टू वर्क सप्लाई। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे जो COP होता है वह क्या होता है, रेफ्रिजरेशन अपॉन वर्क होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क सप्लाइड। क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बेल कोलेमन साइकिल इज एप्लीकेबल टू। तो जो आपकी बेल कोलेमन साइकिल है यह किसके लिए उपयोग की जाती है, तो हम आप लोग जानते होंगे कि बेल कोलेमन साइकिल है, यह बेल कोलेमन साइकिल आपकी एयर रेफ्रिजरेशन के लिए प्रयोग की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपकी रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए भी यूज होती है। तो हमारा यह आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 है ए रेफ्रिजरेंट मोस्टली यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज। क्लियर है। तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें मोस्टली कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें फ्रीऑन 12 रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, फ्रीऑन 12। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है थ्रॉटलिंग ऑपरेशन ऑकर्स इन। क्लियर है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो आपका रेफ्रिजरेशन है वह कैसे होता है, यहाँ पर एक इवेपोरेटर लगा होता है, यहाँ पर ऐसे कंप्रेसर लगा होता है इस तरीके से, और यहाँ से
ऐसे यहाँ पर आपका हीट एक्सचेंजर लगा होता है, फिर यहाँ पर एक एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है इस तरीके से। तो एक्सपेंशन कह रहा है थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपकी एक्सपेंशन वाल्व पर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व, या इसी की हिंदी होती है विस्तारण वाल्व। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द पॉइंट ऑफ क्वांटम फ्रैक्चर इज ए पॉइंट वेयर, मतलब नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ क्वांटम फ्रैक्चर की हिंदी होती है नति परिवर्तन बिंदु, वह बिंदु है जहाँ पर शियर फोर्स चेंज साइन, जहाँ पर कर्तन बल अपना साइन चेंज करता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहा है बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शियर फोर्स इज मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन दे रहा है बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ क्वांटम फ्रैक्चर वह बिंदु है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 45 है if a simply supported beam is subjected to a uniformly distributed load then the upper layer of the beam will be, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में यह कहा गया है यह सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर जब हम लोग यूडीएल लगाएं या पॉइंट लोड लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो बीम आपकी कुछ इस तरीके से बेंड होगी। ठीक, अब बीम जब इस तरीके से बेंड हो रही है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेचारे किस में आ गए, कंप्रेशन में, और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में आ जाएंगे, टेंशन में। तो क्वेश्चन कह रहा है अपर लेयर ऑफ द बीम विल बी इन, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लेयर में क्या है, किस में है, कंप्रेशन में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता। अगर बॉटम लेयर पूछता तो बॉटम लेयर में क्या हो जाता, टेंशन में। तो बॉटम लेयर आपकी टेंशन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, ठीक, जो हमारी आयतनी विकृति होती है यह किसके रेशियो के बराबर होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेन होती है वह क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें दे रहा है चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये स्ट्रेन बराबर होता है क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आइडेंटिफाई द हार्डेस्ट मेटल, इसमें से हमें सबसे कठोर मेटल को छांटना है, बताना है कि कौन सा सबसे कठोर है। तो इसमें जो सबसे कठोर मेटल है वह आपका प्लेटिनम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन यूजुअली वेरीज बिटवीन, ठीक है। तो जो आपका कास्ट आयरन है उसमें आयरन की परसेंटेज कितनी होती है, 2.5 से 3.5% तक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो आपका कास्ट आयरन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ की तुलना में क्या होती है। तो आप लोग ने अगर पढ़ा हो कि जो कास्ट आयरन होता है वह कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है कंपेरिजन टू टेंसाइल, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, मोर, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इन ए फ्लैंज कपलिंग द फ्लैंज बोल्ट आर डिजाइन फॉर, क्लियर है। तो जो आपकी फ्लैंज कपलिंग है उसमें जो बोल्ट लगी होती है, तो बोल्ट को किस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं, ये बोल्ट है, इस बोल्ट को हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं, क्लियर। तो फ्लैंज कपलिंग में जो बोल्टें लगाई जाएंगी तो बोल्ट में हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, शियर फोर्स लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, शियर फोर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, क्लियर है। तो जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग होती है वह कोटिंग जो होती है उसको हम लोग उस मटेरियल को क्या कहते हैं, तो जो कोटेड मटेरियल होता है उसको हम लोग फ्लक्स के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है द थ्रेड यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज। तो जो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग थ्रेड यूज करते हैं वह कौन सी थ्रेड होती है? वह आपकी स्क्वायर थ्रेड होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है? द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आरएमएस मेथड गिव्स। तो जो आरएमएस मेथड है यह आपका किसके लिए होता है? सरफेस रफनेस के लिए होता है। कोई भी सरफेस है वह कितनी ज़्यादा उसमें इरेगुलरिटीज़ है यह कौन बताएगा? यह आपका आरएमएस वैल्यू बताएगी कि किसी भी सरफेस पर उसकी इरेगुलरिटीज़ कितनी है। तो आरएमएस वैल्यू क्या देता है? सरफेस रफनेस बताता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टू असेंबलिंग, यहाँ पर लिखा है पोर्ट्स इज नोन एज। तो यहाँ पर पोर्ट्स ना होके पार्ट्स होगा। तो जो दो पार्ट्स की असेंबलिंग है उनके बीच में जो संबंध होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दो पार्ट्स की असेंबलिंग करते हैं, असेंबलिंग करते समय हमें किस टाइप की असेंबली होगी ये हमें ध्यान में दिया जाता है कि कौन कौन सी असेंबली होती है। पहला आपकी जो असेंबली को हम लोग फिट के नाम से भी जानते हैं। तो पहला आपका होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा आपका होता है इंटरफियरेंस फिट और तीसरा आपका होता है ट्रांजिशन फिट। क्लियर है? तो किसी भी पार्ट्स की असेंबली करते समय उस पर हम लोग क्या ध्यान देते हैं? फिट की आखिरकार उसमें कौन सी फिट दी गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, फिट। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द मॉड्यूल ऑफ गियर व्हील ऑफ सर्कुलर पिच इज 6 पाई। क्लियर है? तो इसमें मॉड्यूल हमें बताना है कि मॉड्यूल की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर सर्कुलर पिच दे रखा है कितनी? 6 पाई। और सर्कुलर पिच आप लोग जानते होंगे कितनी होती है? पाई डी बाई टी के होता है। क्लियर? और मॉड्यूल बराबर कितना होता है? ये हमारा होता है डी बाई टी के। क्लियर? तो यहाँ पे सर्कुलर पिच आपका कितना दे रहा है? 6 पाई। 6 पाई इज इक्वल टू पाई डी बाई टी के। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? डी बाई टी। और डी बाई टी आपका किसके इक्वल होता है? मॉड्यूल के। तो डी बाई टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है लेविस इक्वेशन इज अप्लाइड। ठीक है। तो जो सबसे पहले आप लोग समझें कि लेविस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। लेविस इक्वेशन एफ टी इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू बी पाई एम इंटू वाई। यह हमारा लेविस इक्वेशन है। और लेविस इक्वेशन आपका जो मिलने वाले गियर होते हैं, जो गियर और पिनियन होता है, उनमें से जो भी हमारा वीक होता है तो लेविस इक्वेशन उसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो इसमें दे रहा है ओनली टू दी पिनियन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है ओनली टू दी गियर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है टू स्ट्रोंगर ऑफ द पिनियन और गियर, और चौथा ऑप्शन दिया है टू वीकर ऑफ द पिनियन और गियर। तो मैंने अभी बताया जो लेविस इक्वेशन होता है वह गियर और पिनियन में जो भी हमारा वीक होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इन वी बेल्ट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पुली एंड द बेल्ट इज एट दैट। तो जो आपकी वी बेल्ट होती है, वी बेल्ट में क्वेश्चन कह रहा है वी बेल्ट में जो पुली और बेल्ट का कांटेक्ट होता है वह कहाँ पर होता है। क्लियर? यह आपकी पुली कुछ इस तरीके से होती है ऐसे, और यह आपकी बेल्ट है। तो बेल्ट में जो पुली से कांटेक्ट होता है वह केवल साइड्स से होता है, साइड के द्वारा ही पुली बेल्ट से कांटेक्ट में आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, साइड्स ओनली। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है नॉर्मली स्प्रिंग्स ऑपरेट्स विद इन। सामान्य रूप से स्प्रिंग किस सीमा के प्रचालित होती है, किस सीमा से प्रचालित होती हैं। तो जो आपकी नॉर्मली स्प्रिंग है वह कहाँ तक ऑपरेट होती हैं? विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट तक ही ऑपरेट होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है
thin shell of thickness T and diameter D is subjected to an internal pressure of P, then the hoop stress induced is equal to। क्लियर है? आप लोग जानते होंगे जो हुप स्ट्रेस है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या इसी को हम लोग हुप स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो हुप स्ट्रेस बराबर होता क्या है, PD/2T। और आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है यह हमारा किसके बराबर होता है, यह आपका PD/4T के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है हुप स्ट्रेस या इसी को सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस के भी नाम से पूछता तब भी हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाता PD/2T। तो उम्मीद करता हूँ यह जो इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो 2017 में पेपर हुआ था इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगे और आप लोग चाहते हैं कि इसरो के और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवाऊं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या नहीं। अगर आप लोगों का फीडबैक पॉजिटिव आता है तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जो आगामी 4 जून को आप लोगों की इसरो की एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग बेटर परफॉर्मेंस देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।